बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन जो CSS में इस वक्त इस दफ़ा आ सकता है वो ये है, हाउ हैव इंडियन एक्शंस इन द ऑक्यूपाइड कश्मीर बिन चेंजिंग द डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल रियलिटीज़ सिंस अगस्त 5, 2019। इससे पहले कि इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने ऑटोनमस स्टेटस ख़त्म कर दिया था कश्मीर का। वो ऑटोनमस स्टेटस जो कि इंडिया ने ख़ुद से प्रॉमिस किया था एट द टाइम ऑफ एक्सेशन, जब हरी सिंह ने एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कश्मीरी पीपल, जैसे कि वो ख़ुद से डिक्लेयर करता था कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ कश्मीरी पीपल का और मैं इल्हाक कर रहा हूँ इंडिया के साथ, मगर ये चंद एक कंडीशंस हैं। वो हिंदुस्तान ने बाकायदा अग्री की थी, उसके ऊपर साइन है, और वो ये हैं कि इंडिया कश्मीर में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं करेगा। कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो अपने लॉज बना सकेंगे, इसको कहेंगे ऑटोनमी। कुछ 3-4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो इंडिया अपने पास रखेगा। बाकी के कोई भी लॉ कश्मीर के ऊपर वो इम्पोज नहीं कर पाएगा। इसके बाद ये इल्हाक हुआ था, और इंडिया हमेशा पाकिस्तान के मुकाबले में ये आर्गूमेंट बिल्ड करता था इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि देखें, ये कंडीशंस जब तक मौजूद हैं उस वक़्त तक ये इल्हाक भी मौजूद है, और इल्हाक और इन कंडीशंस का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। अब जब कंडीशंस ख़त्म हो गई, इंडिया ने वो ऑटोनमी या ऑटोनमस स्टेटस वापस ले लिया, तो इल्हाक का जो आर्गूमेंट है वो भी इंडिया खो बैठा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। मगर ना सिर्फ ये, बल्कि ऑटोनमी के साथ एक और भी कंडीशन थी कि नॉन कश्मीरीज़ कश्मीर में जगह नहीं ले पाएंगे या कश्मीर का डोमिसाइल हासिल नहीं कर पाएंगे। अब इस ऑटोनमस स्टेटस के ख़त्म करने के बाद इंडिया डेमोग्राफिक तब्दीली लेके आ रहा है, पॉलिटिकल तब्दीली लेके आ रहा है, और कल्चरल तब्दीली, ताकि मुकम्मल तौर पर कश्मीर को हिंदुस्तान में ज़म किया जा सके। डेमोग्राफिक चेंज यानी पॉपुलेशन की तनासुब को तब्दील करना, ये सबसे ख़तरनाक हरबा होता है। किसी भी जो भी टेरिटरी आपके ख़िलाफ़ रिबेल करे, उसकी पॉपुलेशन को तब्दील कर देना, या तो बाहर से लाके ढेर सारी पॉपुलेशन वहाँ पे आबाद की जाए और इस तरीके से जो कश्मीरी कॉन्सेंट्रेशन है कम की जाए, या फिर कश्मीरियों को एलिमिनेट किया जाए या उनको उठा के बाहर भेजा जाए। ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में होता रहा है, जैसे कि चाइना ने यूइगुर पॉपुलेशन को डाइल्यूट करने के लिए अपनी हन पॉपुलेशन को ला के वहाँ पे बसाया। जैसे कि जब स्टालिन ने रशिया के अंदर जम करने की कोशिश की सेंट्रल एशियन स्टेट्स को, तो उठा के इनको ट्रेन के ज़रिए से साइबेरिया में, यूक्रेन में और डिफरेंट रशिया के हिस्सों में फेंका, ताकि वहाँ पे पॉपुलेशन को डाइल्यूट किया जाए। यही इल्ज़ाम पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर बलोच लगाते हैं कि पाकिस्तान गवादर को की मेगा सिटी को बनाकर वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। तो ये डेमोग्राफिक चेंज हिंदुस्तान किस तरह से कर रहा है? हिंदुस्तान ने इस स्टेटस को ख़त्म करने के बाद एक डोमिसाइल में तब्दीलियाँ लाई है, एक चेंज डोमिसाइल पॉलिसी, जिसके ज़रिए से नॉन कश्मीरीज़ को नेशनैलिटी मिल सकती है। और कुछ तकरीबन 3 मिलियन के करीब एप्लीकेशंस नॉन कश्मीरीज़ की आई हैं जो कि कश्मीर में आबाद होना चाहती हैं। ये एक थ्रेटनिंग चीज़ है। अब वो 3 मिलियन जो लोग नए आबाद होंगे, इससे कश्मीरी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पर हम ये कह सकते हैं कि जो इसका पॉलिटिकल असर भी पड़ेगा। पॉलिटिकल असर कैसे पड़ेगा? वो उनके वोट बैंक, जो वोट है वो कश्मीरी वोट जो है डाइल्यूट हो जाएगा, और बाहर से नॉन कश्मीरीज आके यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। इससे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी तब्दीली आ सकती है। ना सिर्फ ये, बल्कि कॉन्फिस्केशन की पॉलिसी के ऊपर भी इंडिया अमल पैरा है। जैसे कि फ़लस्तीन में इज़राइलीज़ अपनी कॉलोनीज़ को बनाकर, जो सेटलर्स कॉलोनी है उनको बनाकर फ़लस्तीन की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। इसी तरह से इंडिया भी कश्मीरी प्रॉपर्टी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा कर रहा है। अभी वक्फ़ को उसने कंट्रोल में ले लिया है, और जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो भी हिंदुस्तान के कंट्रोल में चली गई हैं। ये 2022 में उसने ये इक़दामात किए हैं, जिससे पता चलता है कि जो कश्मीर में पॉलिसी इंडिया अपनाए हुए है वो मिमिक करती हैं इज़राइल की पॉलिसी, जो सेटलर्स
پالیسی ہے, سیٹلر کالونائزیشن کی پالیسی جو وہ اپنائے ہوئے ہے فلسطین کے اندر. اب پولیٹیکل جو یہ فریم ورک کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں ایک ڈیلیمیٹیشن پالیسی ہے, یعنی کانسٹیچوئنسیز کو ڈیلیمٹ کیا جا رہا ہے ایک نئی طریقے سے, جس میں جموں میں کانسٹیچوئنسیز میں اضافہ کر دیا گیا ہے, اور جموں میں ہندو پاپولیشن کی میجورٹی ہے, اور ہندوز کی اگر کانسٹیچوئنسیز اور حلقے زیادہ ہوں گے تو ان کی سیٹس جموں کشمیر کی اسمبلی میں زیادہ ہوں گی. اس طریقے سے پولیٹیکل اثر و نفوذ جو کشمیریز کا ہے, حالانکہ کشمیریز جو کشمیر ویلی میں رہتی ہیں اور پورے کشمیر میں وہ 70% آف دی ٹوٹل پاپولیشن ہے, تو ان کی اس پاپولیشن کو بھی نہ صرف ڈائلیوٹ کیا جا رہا ہے بلکہ ان کا پولیٹیکل انفلوئنس بھی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی. پھر لاک ڈاؤنس ہیں اور پرولونگڈ بلیک آؤٹس ہیں کمیونیکیشن کی, تاکہ کشمیر کے اندر جو ریبیلین ہے وہ آرگنائز نہ ہو سکے. جرنلسٹ کو جیل کیا جا رہا ہے, ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. کشمیری پالیٹیشینس پہلے ہی جیلوں میں ہیں, نہ صرف اینٹی انڈیا پالیٹیشنس بلکہ پرو انڈیا پالیٹیشنس بھی جیلز میں موجود ہیں. اچھا, کلچرل جو تبدیلی ہے وہ کیسے؟ ایک تو جو نیو ڈومیسائل پالیسی ہے, اس سے جو نئے نان کشمیریز آئیں گے اس سے اپنا ایک ڈفرینٹ کلچر بھی لے کے آئیں گے, اور جو کلچر کشمیر کا ہے وہ ڈائلیوٹ ہوگا. دوسرے نمبر پر اردو کے اسٹیٹس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اردو کوئی 100 سال سے آفیشیل لینگویج ہے کشمیر کی. ابھی ریسنٹلی انڈیا نے ایک 3 اور لینگویجز کو آفیشیل اسٹیٹس دیا ہے. اس میں ایک ہندی ہے, ایک ڈوگری زبان ہے, اور ایک کشمیری زبان ہے. چلیں, کشمیری زبان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کشمیر کے لوگوں کی زبان ہے, لیکن ڈوگری زبان اور ہندی زبان وہ کشمیر کے لوگوں کی زبان نہیں ہے. تو ایسے اردو کا اسٹیٹس کم کرنے کی کوشش کی جائے. نہ صرف یہ بلکہ اسکرپٹ کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے, اور آپ کو بتائیں کہ اسکرپٹ ہی سارا کلچر ہوتا ہے. اس وقت اردو زبان کا جو اسکرپٹ ہے یا کشمیری زبان کا جو اسکرپٹ ہے وہ ہے نستعلیق اسکرپٹ. نستعلیق قرآن کا اسکرپٹ ہے, رسم الخط ہے, یعنی کہ الفابیٹ جو اس کے لیٹرز ہیں الفابیٹ کے اندر وہ تقریباً وہی ہیں جو قرآن کے ہیں یا جیسے اردو میں ہوتے ہیں وہ ہیں. تو اس کو تبدیل کر کے دیوانگری اسکرپٹ بنایا جا رہا ہے. دیوانگری اسکرپٹ وہی ہے جو سنسکرت کا اسکرپٹ ہے, بائیں ہاتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ تقریباً مکمل ایک کلچرل شفٹ لانے کی انڈیا کوشش کر رہا ہے اس طرح سے, اور اس کا بڑا ڈیوسٹیٹنگ امپیکٹ ہوگا. دس از ہیومن رائٹس وائلیشنس. نہ صرف یہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے اس کا لیگل آرگومنٹ سے انڈیا ہاتھ دھو بیٹھا ہے, بلکہ 1972 میں جو شملہ اگریمنٹ ہوا تھا اس کی بھی وائلیشن ہے, کیونکہ اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ لائن آف کنٹرول جو ہے اس کو یونیلیٹرلی تبدیل نہیں کیا جائے گا. اور انڈیا نے نہ صرف لائن آف کنٹرول کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ سارے کشمیر کو ڈیوائڈ کر کے انڈین یونین میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے. کلچرلی بھی, پولیٹیکلی بھی, ڈیموگرافکلی بھی اس کو تقریباً اس کی آئیڈینٹی کو ختم کرنے کی انڈیا کوشش کر رہا ہے. اب اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی بالکل نہیں بول رہی ہے اس کے اوپر. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ ہے دے نیڈ انڈیا. ان کے اپنے سیلفش انٹرسٹس ہیں. انڈیا کی مارکیٹ بڑی ہے, وہاں سے وہ خون چوس کے اپنے ملکوں میں اس کا پیسہ لے کے جا رہی ہے. اور انڈینز جو ہے خاص طور پہ مودی گورنمنٹ, دے آر ریڈی ٹو الاؤ دیئر کمپنیز ٹو کم انٹو انڈیا اینڈ سک دیئر بلڈ. اس کا تو خیر لانگ رن میں ان کو پتہ چلے گا, لیکن بہرحال اس وقت انڈیا کی مارکیٹ بڑی ہے, اس لیے انڈیا ہیز اے لاٹ ٹو آفر ٹو دی ایلیٹ ملٹی نیشنل کارپوریشنز دی ورلڈ. دوسرے نمبر پر انڈیا از اے اسٹریٹجک نیڈ آف ویسٹ اینڈ امریکہ ٹو کاؤنٹر انفلوئنس چائنا ان ایشیا پیسیفک یا ان انڈو پیسیفک ریجن. اس کی وجہ سے شاید وہ اس وقت اس کی ڈارلنگ ہے, اس کا بلو آئیڈ بوائے ہے, اور جو یورپ ہے وہ ان کے وہ بنے ہوئے ہیں پیٹرنس بنے ہوئے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی سائلنٹ ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں تو پاکستان کا بھی حال کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. پاکستان بھی سائلنٹ ہے. ایک تو بہت سارے
अपने मल्टीपल क्राइसिस में पाकिस्तान फंसा हुआ है। एक हाइब्रिड वॉर है इंडिया ने बड़ी सक्सेसफुली पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज की है, जिसमें वो फंस चुका है। दो मेजर टेररिज्म, जो डबल टेररिज्म डायलेमा पाकिस्तान के साथ चल रहा है, एक टीटीपी जो कि अफगानिस्तान से लॉन्च कर रही है, और एक बलोच नेशनलिस्ट जिनकी जो वक्त के साथ साथ ज़्यादा बोल्ड होते जा रहे हैं। और दूसरा मेजर क्राइसिस जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है वो है पाकिस्तान की बोरोड इकोनॉमी, पाकिस्तान की बुरी इकोनॉमी। इन दो चीज़ों में पाकिस्तान इतना फंसा हुआ है कि पाकिस्तान मासूआ इस एक लब कुशाई के, और दूसरे नंबर पर रेगुलर बस ख़त लिख रहा है यूएनओ को, और ख़त लिख लिख कर तो उनको बस याद दहानी करवाता है कि आपके कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ थी कश्मीर में, लेकिन पूरी दुनिया उसको सुन नहीं रही है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस मसले को, एक तो अगर हम अपने मसाइल से जान छुड़वा सकें तो इसका एक ही हल है कि हम ह्यूमैनिटेरियन इशू के तौर पर कश्मीर को उठाएं, पॉलिटिकल इशू के तौर पर नहीं। अभी फ़लस्तीनी जो इशू है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के तौर पर जब से दुनिया में उठाया जा रहा है, प्रेस भी उसके ऊपर अटेंशन दे रहा है, और उसके बाद पूरी दुनिया उसको सुन भी रही है। और जब पाकिस्तान भी पॉलिटिकल इशू के तौर पर उठाता है तो वो समझते हैं कि बस ये दो वॉरिंग पार्टीज़ हैं, दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं जो आपस में लड़ रही हैं। हालांकि मसला हमारा नहीं है, कश्मीर तो शायद हम ले सकें या ना ले सकें, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके के हालात हमारे हैं, हम अपना मुल्क बचा लें, अंदरूनी तौर पर बेहतर हम हो जाए तो हमारी बड़ी बात होगी। हमें इंशाल्लाह हम इन सारे क्राइसिस से निकलेंगे। और अभी हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कश्मीरीज़ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उससे उनको बचाया जाए, और कश्मीरीज़ का भला भी इसी में है कि उनको आज़ादी मिले इस ह्यूमन राइट्स वायलेशन से, और उनको एज ए ह्यूमैनिटेरियन इशू के तौर पर पूरी दुनिया में फैलाया जाना चाहिए, प्रेस तक, मीडिया तक, पब्लिक रिलेशंस तक, और ख़ास तौर पे जो पीस नोबेल लॉरिएट है पूरी दुनिया में उन तक रसाई हमें मिलनी चाहिए। हमारा प्राइम मिनिस्टर एक बात करता है, उससे ज़्यादा बात हमारी मलाला करती है। ये कोई पीस नोबेल पीस लॉरिएट करता है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। थैंक यू वेरी मच।